हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन। तो कल जैसा हमने पढ़ा था हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एक पॉपुलेशन है, ठीक, उस पॉपुलेशन की जो नई जनरेशन बनेगी तो जो उसकी पेरेंट पॉपुलेशन है उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जो नई जनरेशन बनी है उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। सिंपली कहने का मतलब है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। कब? जब इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब इवोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर हमने ये भी देखा था कि जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये रियल पॉपुलेशन में, मतलब ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक। तो क्या है ये बात कि उस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने ये कहा कि आप नेचुरल सिलेक्शन मत होने दीजिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट मत होने दीजिए, जीन फ्लो मत होने दीजिए और म्यूटेशन मत होने दीजिए, तो क्या होंगी, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी। मतलब अगर हम इसको अपोजिट वे में देखिए, अगर हम ये सारी चीज़ें होने दें, अगर नेचर में म्यूटेशन हो, जीन फ्लो हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, इसका मतलब है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज होने का क्या मतलब है कि इवोल्यूशन होगा, ठीक। तो जब हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन, तो फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन उन चीज़ों को कहा जाता है, उन फैक्टर्स को कहा जाता है जो इवोल्यूशन को कराती हैं, ठीक। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। द कंडीशंस फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर अनलाइकली टू बी मेट इन रियल पॉपुलेशन। जो कंडीशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने दिया है वो रियल पॉपुलेशन में होना मुश्किल है, ठीक। The Hardy-Weinberg theorem also describes population in which allelic frequencies are not changing. हार्डी-विनबर्ग थ्योरम क्या करती है, कैसा पॉपुलेशन बताती है जिसमें allelic frequency चेंज नहीं होंगी, ठीक। एंड बाय डिफिनीशन सच पॉपुलेशन और नॉट इवॉल्विंग। और इसका मतलब अगर हम ये देखें कि allelic frequency चेंज नहीं होगी तो क्या मतलब है, वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं करेगी और मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा। हाउ डज दिस थ्योरम हेल्प अस अंडरस्टैंड इवोल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड। और ये थ्योरम तब हमें इवोल्यूशन को असल दुनिया में समझने के लिए कैसे बताती है। तो देखिए, फ्रॉम द थ्योरम वी कैन इन्फर फैक्टर्स दैट कॉजेज अलीलिक फ्रीक्वेंसीज टू चेंज। अभी जो मैंने बात कही कि इस थ्योरम से तब हम ये पता कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब ये अगर ये सारी चीज़ें नेचर में होंगी तो इवोल्यूशन होगा। तो इन्हीं फैक्टर्स को, दीज फैक्टर्स आर द फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन, इन्हीं फैक्टर्स को फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। और देयर आर फोर सच फोर्सेस। क्या है, म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है और नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक। तो हमारे सिलेबस में देखिए, पढ़ना तो वैसे हम जीन फ्लो भी पढ़ चुके हैं, तीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। डिटेल में कहने का मतलब कि जितनी जानकारी होनी चाहिए, डिटेल में पढ़ने लगे तो इनकी तो अलग अलग पूरी बुक ही होगी, ठीक। तो हमें अपने सिलेबस इतना जो है वो पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन पे भी हम यहाँ उतनी ही बात करेंगे। आपने अगर नियो डार्विनिज्म वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने म्यूटेशन में जितना अभी सिलेबस के लिए, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी चीज़ है, कौन कौन से म्यूटेशन होता है, कैसे होता है, ये सारे पढ़ चुके हैं पॉइंट, ठीक। तो उसको समझने के लिए आप वो वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे हम बात करते हैं म्यूटेशन की, ठीक। देखिए, म्यूटेशन क्रिएट्स न्यू जेनेटिक वेरिएशन इन जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, ठीक। इस पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, इन हज़ारों लोगों का जितना जीन है, उसके बारे में जितनी जानकारी है, जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको कहा जाता है जीन पूल, ठीक। हर एक पर्सन का जितना जीन है, हेयर कलर के लिए जीन, आई कलर के लिए जीन, स्किन कलर के लिए जीन, ठीक, हाइट के लिए जीन, जितना जीन है सबका सबका मिलाकर जो जेनेटिक कंटेंट बनेगा उसको कहा जाता है जीन पूल। तो म्यूटेशन क्या करता है, नए वेरिएशन ला देता है जीन पूल में, मतलब इस जीन में नए नए वेरिएशन ला देगा। म्यूटेशन का क्या मतलब है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ है सीक्वेंस ATGCC, ठीक। म्यूटेशन हुआ, किसी भी वजह से म्यूटेशन हुआ, मान लीजिए यूवी रेडिएशन की वजह से या कुछ भी, टी की जगह ए आ गया, तो पहले कुछ और सीक्वेंस बन रहा होगा और अब कुछ और सीक्वेंस बनेगा और इस तरह से म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन क्या करता है, जीन पूल में क्या करता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को एक रेफरेंस लेकर चलते हैं, ठीक। तो जीन पूल में नए जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट कर देता है और जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होगा मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और इवोल्यूशन होगा।
इट इज़ हाउ ऑल अलील्स फर्स्ट अराइज। और इसी तरीके से नए अलील्स कैसे बनते हैं, म्यूटेशन बनेंगी तो एक नया अलील बनेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन सेक्सुअली reproducing species the mutations that matter for evolution or those occur in gametes। ये बात भी हमें पता है कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज में, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें म्यूटेशन कैसे होता है, गैमेट्स में जब सेक्स सेल्स में म्यूटेशन होगा वही जनरेशन में पास होंगे, क्योंकि जो सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशंस होते हैं ये पास नहीं होते, और ये बात हम कर चुके हैं, ठीक। ओनली दीज म्यूटेशंस कैन पास टू ऑफस्प्रिंग। और जो म्यूटेशन सेक्स सेल्स में होंगी, गैमेट्स में होंगी, सिर्फ वही ऑफस्प्रिंग में भी पास होंगी, सोमेटिक सेल्स वाली जो म्यूटेशंस है वो पास नहीं होंगी। फॉर एनी गिवन जीन द चांस ऑफ म्यूटेशन अकरिंग इन गिवन गैमेट इज वेरी लो। किसी भी जीन के लिए कोई एक जीन दिया गया है तो उस जीन में म्यूटेशन होगा, और यही म्यूटेशन फिर जीन में पास होगा, सेक्स सेल्स में ही होगा, इसका जो चांस है बहुत ही कम है। दस म्यूटेशन अलोन डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन अलील फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है, अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, पर अकेले म्यूटेशन की वजह से ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि इवोल्यूशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन देखिए तो पहली बात तो है जो सेक्स सेल्स में होगा, गैमेट्स में होगा, वही सिर्फ ऑफस्प्रिंग को पास होगा, सोमेटिक सेल्स वाली पास होंगी नहीं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सेक्स सेल्स में म्यूटेशंस हों ही, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक। इसीलिए आप ये नहीं, अकेले हम ये नहीं कह सकते कि म्यूटेशन ही क्या करता है, इवोल्यूशन पे एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज होने के लिए ज़्यादा इफेक्ट डाल पाता है। हाउएवर म्यूटेशंस प्रोवाइड द जेनेटिक वेरिएशन नीडेड फॉर द फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन टू एक्ट। लेकिन इवोल्यूशन इतना फोर्स प्रोवाइड कर ही देता है, इतना फैक्टर कॉज कर ही देता है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो जाती है और इवोल्यूशन को पूरा करने के लिए एक बेस तैयार कर ही देता है। मतलब क्या है कि इतना इवोल्यूशन होना है, मतलब इतना जगह इवोल्यूशन होना है तो इतने में हमारा कम से कम इतना इतना इफेक्ट तो म्यूटेशन डाल ही देता है। और क्यों इतना म्यूटेशन, इतना बड़ा फोर्स नहीं हो सकता है इवोल्यूशन के लिए, हमने बात कर ली, क्योंकि सेक्स सेल्स में होता है, और सेक्स सेल्स में म्यूटेशन हो ही, मतलब सेक्स सेल्स में क्या होता है, पास होंगी जनरेशन को, और सेक्स सेल्स में म्यूटेशन हो ही इसका चांस बहुत ही कम है, ठीक। होता है लेकिन कम है। तो म्यूटेशन वाली बात करिए, और म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे होता है, ये वाली बात हमने की है। देखिए एक ही चीज़ को दो दो बार डिटेल में पढ़ने का कोई वो नहीं है, वीडियो लेंथी होगी, टाइम जाएगा, इससे अच्छा आप टॉपिक वाइज पढ़ते चलें तो चीज़ें एक बार में कैप्चर होती रहेंगी, ठीक। तो हमने म्यूटेशन देखा, अब नेचुरल सिलेक्शन देखते हैं, दूसरा जो फैक्टर है फोर्स है इवोल्यूशन का, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन, ओके। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन भी हम जानते हैं, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ के आए हैं डार्विनिज्म में, नियो डार्विनिज्म में, सॉरी डार्विनिज्म में। तो नेचुरल सिलेक्शन यही है कि जब सिंपल कहें, डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, और उन्होंने सर्वाइवल के रिस्पेक्ट में दिया था कि जो स्पीशीज इस नेचर में सर्वाइव कर पाएगा, जिसके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब वो इस नेचर में सर्वाइव करने के बाद उसके पास अच्छे ट्रेट हैं, तो वो ट्रेट उसको उस एनवायरनमेंट में, नेचर में रहने को मदद करेंगे, और वही ट्रेट वो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी जाएंगे। ये वाला जिराफ वाला एग्जांपल लेकर हम यही समझते हैं कि क्या हुआ कि वेरिएशंस थी इनमें, कुछ छोटे जिराफ थे, कुछ लंबे जिराफ थे, मतलब लंबी गर्दन वाले जिराफ थे। तो देखिए लंबी गर्दन वाले को पत्ता खा पा रहा है, पेड़ का पत्ता, तो वो जिंदा रह जाएगा, और इन लोगों को खाने को मिल ही नहीं रहा है तो ये मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके पास लंबी गर्दन थी, ये खा पाता था, ये फिट था, इसीलिए ये सर्वाइव कर पाया। नेचुरल सिलेक्शन का एक और हमने एग्जाम्पल देखा है, बिस्टन बिटुलेरिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ थी, लाइट कलर्ड, इनकी दो वेरिएशंस थी, एक लाइट कलर की, एक डार्क कलर की, ठीक। तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850 से पहले मान लीजिए क्या हुआ, या 1850 में ही कि जो पेड़ थे तो उन पे लाइकें लगी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पोल्यूशन कम था, तो ये जो लाइट कलर वाली थी वो छिप जाती थी, मतलब लाइट कलर का पेड़ था उस पे लाइटिंग लगी होने की वजह से, और ये जो लाइट कलर वाली मौत थी वो उस पे छिप जाती थी, और जो डार्क कलर वाली थी उनको चिड़िया देख लेती थी आसानी से और वो खा जाती थी। इस तरीके से जो लाइट कलर वाली जो मौत थी उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और डार्क कलर वाली का क्या हो गया, घट गया, ठीक। तो अलीलिक फ्रिक्वेंसीज
ऐसी हो गई कि क्या हुआ, डार्क वाइट कलर वाली का ज़्यादा हो गया और डार्क कलर वाली का कम हो गया। फिर 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आपको पता है पोल्यूशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, जो लाइकेंस वगैरह थी जो पेड़ों पे लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई, ठीक, मर गई। तो फिर अब हम जानते हैं नॉर्मली पेड़ों का जो बार्क का कलर होता है डार्क होता है, ब्राउनिश पे होता है। तो अब क्या था, अब जो लाइट कलर वाली मौत थी वो आसानी से दिख जाती थी चिड़िया को, और डार्क वाली ज़्यादातर नहीं दिख पाती थी। एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए ये वाला मैंने बताया हुआ है, वैसे ये डार्क कलर का यहाँ पे बार्क है, और यहाँ पे डार्क वाली ही चिड़िया बैठी है, मौत बैठा है तो नहीं दिखाई देगी। और यहीं पे मान लीजिए वाइट कलर वाली बैठी है तो आसानी से दिख जाएगी। तो अब वाइट कलर वाली को, जो लाइट कलर वाली थी मौत, उसको चिड़िया आसानी से खा जाती थी। तो अब क्या हुआ, अब डार्क कलर वाली मौत का नंबर बढ़ गया था और लाइट कलर वाली जो थी उनका नंबर घट गया। तो देखिए एलईडी फ्रिक्वेंसीज में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये डायग्राम्स की से मैंने समझाया हुआ है वो वाली वीडियो में, ठीक। तो यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल भी बता दिया। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, ठीक। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एलईडी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, और ये भी इवोल्यूशन करवाता है नेचुरल सिलेक्शन भी। तो आई होप अगर आपने देखा है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखा है, कहीं से भी देखा हो आपने, समझा हो कहीं से भी, तो ये वाला टॉपिक भी आएगा समझ में। मतलब कैसे होता है नेचुरल सिलेक्शन ये पता है। अब फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम देख लेते हैं। तो natural selection occurs when specific traits offer an advantage or disadvantage in survival and reproductive success. Natural selection का सिंपली क्या मतलब, कोई एक स्पेशल ट्रेट है, कोई भी स्पेशल ट्रेट करने का मतलब कोई भी ट्रेट है, अगर उस ऑर्गेनिज्म को, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको रहने के लिए एडवांटेज प्रदान कर रहा है, कुछ लाभदायक है, उसको जीने में, उस सर्वाइव करने में, उस एनवायरनमेंट में मदद कर रहा है, तब तो क्या होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी तो वो ऑर्गेनिज्म उस नेचर में सर्वाइव करेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, तो अपने ट्रेट्स जो है, अपने एडवांटेजियस ट्रेट्स है, वो अपने ऑप्शंस में पास करेगा। इन सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में भी, मतलब भाई जिंदा रहेगा तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा। अभी हम आगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। ड्यू टू दिस सिलेक्शन प्रेशर, the alleles linked with those characteristics will alter in frequency or other over time। यहाँ पे क्या बात लिखी है कि नेचुरल सिलेक्शन में हम सिंपली देखें तो क्या होता है, ऐसे ट्रेड्स जो उस ऑर्गेनिज्म को लाभ देते हैं, उसको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, वो तो वो जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा और अपने ट्रेड्स पास करेगा। फिर क्या होगा, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से जो अलिंग लिंक्ड है उस कैरेक्टर की वजह से, वो समय समय पर उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है, मतलब देखिए कि ये एक पॉपुलेशन है, और यहाँ पे जो एक एरिया है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक। तो ये रेड कलर ग्रीन कलर वाला एक जीन को शो कर रहा है, और ये कैरेक्टर को, और ये ब्लैक वाला एक कैरेक्टर को। मान लीजिए यहाँ पे जो है, ये कोल्ड एरिया में रहने के लिए इन लोग क्या है, अडेप्टेड है। मतलब ये ठंडी एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है ये, ठीक। तो कोल्ड एरिया में रहने के लिए अडेप्टेड है, ठीक। तो इनके पास ऐसे जीन्स होंगे जो कोल्ड एरिया में रहने के लिए अडेप्ट कर रहे होंगे इन लोग को। मतलब कुछ ऐसे अंदर से गर्मी देने वाली प्रोटीन बनाते होंगे इन लोग, ठीक। तो इनके पास कैसी फ्रिक्वेंसी होगी ज़्यादा, कोल्ड एरिया में रहने के लिए इनके पास जीन्स होंगी। अब मान लीजिए इन लोग यहाँ से, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे पॉपुलेशन में चले जाते हैं, कह दीजिए यहाँ पे अब इन लोग चले गए ब्लैक वाले यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, हॉट क्लाइमेट है, मान लीजिए यहाँ पे हॉट कंडीशन है, तो इनके पास थी ब्लैक वाली। तो अब तो ब्लैक वाली सॉरी, अब इनके पास ठंडे में रहने वाली जो जीन्स थी उसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये हॉट वाले क्लाइमेट में आ गए हैं। तो अब क्या होगा, अब इनकी जीन्स में अल्टरेशन होगा, चेंज होगा। अब इनका जीन्स ठंडे इनको अंदर से कोल्ड फील करने वाला, रहने के लिए गर्मी वाले क्लाइमेट में रहने के लिए जीन्स बनाएंगी प्रोटीन, ठीक। तो क्या हुआ, इस तरीके से जीन्स का ऑल्टरेशन हुआ, ठीक। तो यही बात है कि समय समय पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अलील की वजह से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक। तो ये जो है अलील्स लिंक्ड विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विल अल्टर इन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। तो इनकी फ्रीक्वेंसी है जो समय समय पर चेंज होती रहेगी, कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। यहाँ पे भी वही बात लिखी है, देखिए। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट अ बेनिफिशियल allele
शिफ्ट ओवर टाइम, एक बेनिफिशियल अलील शिफ्ट ओवर टाइम, यहाँ पे इन लोगों के पास ठंडे में रहने के लिए बेनिफिशियल अलील थी, लेकिन वो क्या हुआ, टाइम के साथ चेंज होती रहती है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से यहाँ से ये गर्मी वाले क्लाइमेट में चले गए, तो फिर वहाँ पे उनका जीन भी चेंज हुआ। एंड दैट प्रीवियसली इनोकुलस अलील कैन बिकम ईदर एडवांटेजियस और डेट्रीमेंटल। तो जो प्रीवियसली इनोकुलस मतलब होता है जो हार्मफुल ना हो, हानिकारक ना हो, ठीक। तो अब क्या होगा, जो पहले हानिकारक जीन था यहाँ पे, मतलब जो हार्मफुल जीन नहीं था यहाँ पे, इनके लिए ठंडी में रहने के लिए जो जीन था, ठीक, पहले रहते थे लोग तो ठंडी में रहने के लिए इनके पास जीन था। तो अब जब क्लाइमेट चेंज हो गया, अब ये गर्मी में चले गए हैं, तो क्या होगा, या तो ये ठंडी में रहने वाला जीन था, प्रीवियसली जीन था, वो इनोकुलस होगा, अरे सॉरी, मतलब ये पहले अनहार्मफुल था, वो क्या होगा, या तो एडवांटेजियस हो जाएगा, उनको कुछ फ़ायदा ही पहुंचाएगा, या फिर डेट्रीमेंटल हो जाएगा, या तो हानिकारक भी हो सकता है। तो दोनों तरह का कंडीशन हो सकता है, हार्मफुल और नॉन हार्मफुल दोनों। नेक्स्ट है naturally dominant recessive and codominant qualities will be chosen in diverse ways। नेचुरली क्या होता है कि डोमिनेंट, रेसेसिव और कोडोमिनेंट क्वालिटीज अलग अलग तरीकों से नेचर के द्वारा हर कंडीशन में रहने के लिए चूज किए जाते हैं। बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन phenotype rather than allele, heterozygotes can maintain disadvantageous recessive gene with no detrimental consequences। ये क्या कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन फिनोटाइप पे काम करता है। ये वाला बात आप समझ रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन फिनोटाइप पे काम कैसे करता है, वो जीनोटाइप पे नहीं। फिनोटाइप पे क्यों, फिनोटाइप क्या होता है, जो आउटर कवरिंग है, फिनोटाइप जो है, जैसा हम कोई भी चीज़, पेड़ है, पेड़ सामने से कैसा दिख रहा है तो वो उसका फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप इसलिए नेचुरल सिलेक्शन काम करता है क्योंकि फिनोटाइप डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है। वेस्टर्न बिटुलेरिया वाला जो मौत वाला अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो वहाँ पे फिनोटाइप उसका पंख, पंख की वजह से, मतलब पंख की वजह से, मतलब पूरी जो उसका बॉडी था, वाइट वाली जल्दी कैप्चर हो जा रही थी। क्यों, क्योंकि उसका फिनोटाइप था। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, वो फिनोटाइप पे ऑपरेट करता है रेदर देन अलील्स। हेट्रोजाइगोट्स कैन मेंटेन डिसएडवांटेजियस रेसेसिव जीन्स विद नो डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट्स एक डिसएडवांटेजियस रेसेसिव जीन को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ना भी करे। ये वाला पॉइंट जो लिखा है ना, इसको हम दूसरी तरीके से अभी समझेंगे कि नेचर में तीन तरीके की सिलेक्शन, मतलब हम देखते हैं फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में तीन तरह का सिलेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंसिंग। तो ये वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा जो हेट्रोजाइगस वाला पॉइंट लिखा है, ठीक। इसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन, देखिए ये सारा पॉइंट जो पॉइंट वाइज लिखा गया है, ये हम नेचुरल सिलेक्शन के अंडर लिख रहे हैं। तो अगर आपको आता है कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ही आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्या हो गया, ओके। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द बेस्ट एडेप्टेड ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सही बात है कि जो बेस्ट एडेप्टेड ट्रेट होता है, जो बढ़िया जो अडेप्टेड ट्रेट होता है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो इंक्रीज करता है नंबर में, क्योंकि नेचर उसको सेलेक्ट करती है, तो वो अपने जनरेशन पे पास करेगा, एज कम्पेयर टू द लेस अडेप्टेड ट्रेट। जो लेस अडेप्टेड ट्रेट है, जो ट्रेट अडेप्ट नहीं किया गया है नेचर में, एनवायरनमेंट में, उसका नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दिस प्रोसेस ऑफ एनवायरन इम्प्रूवमेंट एंड एडेप्टेशन टेक्स नंबर ऑफ जनरेशन। और ये जो प्रोसेस है इम्प्रूवमेंट का और एडेप्टेशन का, नंबर ऑफ जनरेशन तक चलता रहता है, क्योंकि जनरेशन ऑफ जनरेशन चलते चलते ही कहीं जाकर एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, तब इवोल्यूशन ऑब्जर्व होता है, ठीक। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेशन अमंग जीनोटाइप्स कैसे होता है, कि नेचुरल सिलेक्शन जीनोटाइप लेवल पे कैसे सेलेक्ट करती है। तो ये दो बेसिस पे होता है, एक तो डिफरेंसेस इन सर्वाइवल और डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। डिफरेंसेस इन सर्वाइवल हम जानते हैं कैसे, कि जो अच्छे ट्रेट होंगे, जो एडवांटेजियस ट्रेट होंगे, उस ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए लाभ प्रदान करेंगे, वो उनको नेचर सेलेक्ट करेगी और वो जनरेशन में आगे पास होंगे, ठीक। डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, कि देखिए कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, तो बस उसके जिंदा रहने से ही उसके जो अच्छे ट्रेट हैं, क्योंकि सर्वाइव कर रहा है इसका मतलब उसके पास अच्छे ट्रेट थे, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ ये जिंदा रहा और ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसके अच्छे वाले ट्रेट आगे जनरेशन में नहीं जाएंगी। इसीलिए सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे ट्रेड्स आगे ले जाने हैं तो रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो यही बात है, दो बेसिस है इसके, एक तो सर्वाइवल वाला, एक और फर्टिलिटी वाला। तो देखिए क्या है,
बेस्ट सूटेड ट्रेट विल अडेप्ट बेस्ट इन द नेचर, जो बेस्ट सूटेड ट्रेट है वो नेचर में अडेप्ट हो जाएगा। एंड लेस और नो सूटेड, जो सूटेड ट्रेट है वो अडेप्ट नहीं होगा। एंड गॉट नो सेलेक्टेड बाय टीचर, नेचर, जो अच्छे ट्रेट नहीं है वो नेचर के द्वारा नहीं सेलेक्ट होंगे और धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे नेचर से। डिफरेंस इन फर्टिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि दोज हु रिप्रोड्यूसेस आफ्टर सर्वाइवल दे विल इंक्रीज दियर जनरेशन एंड पास दियर ट्रेंड, जो लोग जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे तभी उनका जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। सिर्फ सर्वाइवल जिंदा रहने की वजह से ही उसका नहीं पास हो जाएगा, रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक, डार्विन gave his theory of natural selection on the basis of survival। डार्विन ने अपने सर्वाइवल वाला बेसिस पे दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला बेसिस पे कॉन्सेप्ट दिया था ये। ठीक, सर्वाइवल डज नॉट एंश्योर दैट जीन्स आर पास्ड ऑन, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ सर्वाइवल ही एंश्योर नहीं करता, आप जिंदा रहे हैं बस तो और आपके ट्रेट्स ऐसे ही तो पास नहीं हो जाएंगे, उसके लिए रिप्रोडक्शन मस्ट ऑकर फॉर पासिंग ऑफ ट्रेट्स, ठीक, या जीन्स, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अब देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और हैं कि मेजरमेंट क्या है नेचुरल सिलेक्शन का, बेसिस क्या है, तो वो है सर्वाइवल और फर्टिलिटी दोनों है। ठीक, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन किस बेसिस पर मेजर किया जाता है, तो सर्वाइवल और फर्टिलिटी दोनों। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो उसको रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा ताकि उसके जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है वो आगे फ्यूचर में जाए। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन इज मेजर्ड बाय फिटनेस, नेचुरल सिलेक्शन फिटनेस के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, कि वो ऑर्गेनिज्म कितना फिट और फिटनेस फिर दोनों चीज़ पे आती है, सर्वाइवल पे और रिप्रोडक्शन पे, उसका सर्वाइवल करने के लिए कितना फिटनेस है और रिप्रोडक्शन के लिए भी फिटनेस होना चाहिए। ट्रेड्स विद ग्रेटर फिटनेस आर हेरिटेबल, जो ट्रेड्स अच्छे होंगे, अच्छे फिटनेस वाले होंगे वो हेरिटेबल होंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी। और ट्रेड्स विद लेजर फिटनेस आर नॉट हेरिटेबल, और जो ट्रेड लेजर फिटनेस वाले होंगे वो पास नहीं होंगे। दो टर्म और है, ऑब्सोल्यूट फिटनेस और रिलेटिव फिटनेस। अगर अगर एक अगर एक पॉपुलेशन है और इसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर आप सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप की अगर आप सिर्फ बात करते हैं, ठीक, और किसी का कंपेयर नहीं करते हैं तो उसको ऑब्सोल्यूट फिटनेस कहा जाता है। ठीक, उसके जीनोटाइप की फिटनेस की अगर बात करते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की तो उसको ऑब्सोल्यूट फिटनेस कहा जाता है। ठीक, इसी इंडिविजुअल का आप इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो रिलेटिव फिटनेस कहा जाता है। ठीक, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब टर्म्स हैं, इसको बता रहे हैं। ठीक, इतना डिटेल में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में होंगी। ठीक, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं इसके। तो देखिए एब्सोल्यूट फिटनेस क्या है, द फिटनेस ऑफ अ जीनोटाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर जीनोटाइप, इसका जो फिटनेस है इससे इंडिपेंडेंट है, आप सिर्फ एक का देख रहे हैं एक इंडिविजुअल का, तो ऑब्सोल्यूट फिटनेस होगा। रिलेटिव फिटनेस में क्या होगा, फिटनेस ऑफ अ जीनोटाइप इज रिलेटिव टू अनदर जीनोटाइप, एक जीनोटाइप का फिटनेस अगर आप दूसरे के साथ तीसरे के साथ चौथे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव फिटनेस में चीज़ आएगी। अब देखिए एक और पॉइंट हमारा आता है, रिजल्ट या फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। रिजल्ट और फेट या फिर एक और टॉपिक में इसको कहेंगे कि आउटकम्स क्या हैं नेचुरल सिलेक्शन के, क्या क्या किस किस तरीके से होता है इसका रिजल्ट या फेट। फेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम पढ़ते हैं ना, फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कि मतलब जो उसका रिजल्ट बना है अब उसका क्या होगा। ठीक, तो वही है, अब रिजल्ट ऑफ हम नेचुरल सिलेक्शन में देखते हैं। तो देखिए फिट इन पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंसिंग सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन और बैलेंसिंग सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जो अच्छी चीज़ होती है पॉजिटिव। तो मान लीजिए कोई भी नया चेंज हुआ है, अगर वो एडवांटेजियस है उस पॉपुलेशन के लिए, वो फ़ायदा पहुंचा रहा है, ठीक, तो वो आता है पॉजिटिव सिलेक्शन के अंडर। अब कोई चेंज हुआ है उस अगर पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचा रहा है मतलब वो ट्रेट अच्छा है, तो उससे क्या होगी, अलील विल इंक्रीज द फिटनेस, जो अलील्स है उसको फिटनेस इंक्रीज करेंगे। फेवर्ड एंड सेलेक्टेड बाय द नेचर, और फिर नेचर भी उस अच्छे ट्रेट को सेलेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिवली सेलेक्टेड अलील विल इंक्रीज इन नेचर, और इस तरीके से जो पॉजिटिवली सेलेक्टेड जो ट्रेट है नेचर ने सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसका नंबर बढ़ेगा उस ट्रेट में, क्योंकि आगे जनरेशन में पास होंगी। ठीक, तो ये आता है पॉजिटिव सिलेक्शन के अंडर।
नेगेटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन के प्यूरिफाइंग सिलेक्शन भी कहा जाता है। नेगेटिव सिलेक्शन में नेगेटिव से नाम पता चला जो डिसएडवांटेजेस होंगे, हार्मफुल ट्रेट होते हैं पॉपुलेशन के लिए, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो फिटनेस को डिक्रीज करेंगे। ठीक, दीज नेगेटिव चेंजेस आर नॉट सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट, और नेगेटिव चेंजेस को, खराब ट्रेट्स को नेचर सेलेक्ट नहीं करता है। ठीक, सिलेक्शन प्रेशर विल बी अगेंस्ट द न्यू वेरिएशन, जो नई वेरिएशन आई है, जो खराब वेरिएशन आई है, सिलेक्शन प्रेशर इसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब इसको चूज नहीं करेगा, और दिस विल अल्टीमेटली एलिमिनेटेड बाय द नेचर, और इस तरीके से अल्टीमेटली नेचर से एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखिए दो सिलेक्शन तो ईजी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ईजी है कहने का मतलब हम सिंपली खुद से भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव सिलेक्शन में अच्छी वाली ट्रेड्स आएंगी तो अलील का नंबर बढ़ेगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। सेम उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी और वो धीरे धीरे अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से। बैलेंसिंग वाले में क्या होगा कि देखिए, when selection favors the heterozygous at expense of homozygotes in the population, जब सिलेक्शन प्रेशर है, जब नेचर हेटेरोजाइगोट को सेलेक्ट करती है, ठीक, तब होता है बैलेंसिंग सिलेक्शन, हम उसको कहते हैं। ये वाला कैसे समझेगा मैं, हम देखिए इसका एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा कि देखिए मान लीजिए एक पॉपुलेशन में है और तीन तरीके के लोग हैं, एक तो बहुत लंबे हैं और एक एवरेज वाले हैं और एक शॉर्ट है। तो इनके लिए अलील क्या होगा, ए, हम ए से लिख रहे हैं डिनोट करने के लिए, ए और ये स्मॉल ए। ठीक, तो क्या होगा अगर आप हमारे रियल लाइफ में भी ह्यूमंस पॉपुलेशन में देखिए तो देखिए एवरेज लोग ज़्यादा मिलेंगे, 5 से 6 फुट के बीच में ही मिलेंगे। ठीक, 4.5 से 5.5 फीट के ही लोग मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे लोग को भी क्या होगा, नहीं मिलेंगे, और बहुत छोटे लोग भी, ठीक, हार्ट के, ठीक, ड्वार्फ जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो नेचर क्या करता है ना, ये एवरेज, ये बीच वालों को, हेट्रोजाइगोट्स वाले को सेलेक्ट करता है, न कि ज़्यादा जो दोनों होमोजाइगस होते हैं उनको सेलेक्ट नहीं करता है। जो एवरेज, जो बीच वाली चीज़ होती है उसको सेलेक्ट करता है नेचर। और इसको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, इस तरीके से जब हेट्रोजाइगोट्स को नेचर सेलेक्ट करेगा तो देखिए एक तरह का दोनों का बैलेंस बना रहेगा। कैसे कि हमारे पास दोनों तरह की अलील्स आ जाएंगी। ठीक, डोमिनेंट वाला भी आएगा, रेसेसिव वाला भी आएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर में टॉल वाला भी फिर से बन सकता है और डॉर्फ वाला भी बन सकता है। तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। ठीक, आई होप ये समझ में आया कि बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या होता है। बैलेंसिंग सिलेक्शन मतलब नेचर जब हेट्रोजाइगोट्स वाले को सेलेक्ट करती है, क्यों, ताकि नेचर में दोनों का बैलेंस बना रहे। ड्यू टू दिस बोथ द अलील्स डोमिनेंट एंड रेसेसिव और मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन, इसकी वजह से जो दोनों अलील हैं डोमिनेंट और रेसेसिव नेचर में बने रहते हैं। बैलेंसिंग सिलेक्शन फेवर्स मोर देन वन अलील, बैलेंसिंग सिलेक्शन एक से ज़्यादा अलील को फेवर करता है, कैपिटल वाले को भी और एक स्मॉल वाले को भी। एंड मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। अब देखिए अगर सिर्फ कैपिटल वाले ही आ जाएंगे, बहुत लंबे वाले, फिर एकदम लंबे ही पॉपुलेशन हो जाएगी, सब एक ही तरह के अलील्स मिल जाएंगे, फिर उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो जनरेशन में पास होंगे तो सिर्फ लंबे वाले ही पास होंगे। ठीक, अगर बहुत छोटी भी हो गई, ड्वार्फ वाली भी, तो सिर्फ एक ही तरह का हो जाएगा, तो डाइवर्सिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो बैलेंसिंग जो हमारा सिलेक्शन है वो एक बैलेंस बना के रखता रहता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बना के रखता रहता है। ठीक, अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जब अचानक से रैंडमली एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाए, एक तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक जंगल है, यहाँ पे रेड कलर की बीटल्स है, ब्लू कलर की बीटल्स है, मान लीजिए ग्रीन कलर की बीटल्स है, ब्लैक कलर की बीटल्स है। ठीक, तो जंगल में इतनी सारी की बीटल्स हैं। अचानक से क्या होता है कि एक हाथी आता है। ठीक, हाथी का पैर मान लीजिए इन तीन तरह की बीटल्स पे पड़ गया, एक और कलर का बीटल से बना रहे थे, इस कलर का। ठीक, ये भी ब्लू ही हो गया। ठीक, तो क्या कहते हैं हम कि जब रैंडमली एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक फॉरेस्ट है, उसमें देखिए इतने कलर की बीटल्स हैं। क्या हुआ, फिर एक हाथी आया, हाथी का पैर बीटल्स के ऊपर पड़ गया, तो ये जो तीन तरह की बीटल्स थी ये ख़त्म हो गई और हमारे पास सिर्फ दो तरह की बीटल्स ही बची रह गई। तो अब बताइए
क्या हुआ, एलेलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज हुआ कि नहीं। पहले हमारे पास इतनी एलेलिक फ्रिक्वेंसीज थी, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रह गई। मान लीजिए इन सारी बीटल्स के पास, किसी के पास कैपिटल ए, मतलब एक जीन के लिए मान के चलते इसके पास कैपिटल स्मॉल था, इसके पास ये था, इसके पास भी यही था, ठीक। तो एलेलिक फ्रिक्वेंसी मान लीजिए स्मॉल ए वाली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो अब हमारे पास सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी रह गई, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। और जब रैंडमली इंपॉर्टेंट वर्ड है या फिर बाई चांस, ठीक। तो डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की, जब एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, वो भी कब, या तो बाई चांस या फिर रैंडमली। इसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं होता। बताइए, बीटल्स के ऊपर हाथी का पैर पड़ गया, नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं था कि हाँ ये ग्रीन वाली बीटल्स को मार डालना है या ब्लैक वाली बीटल्स को बचाना है। वो रैंडमली हो गया, हाथी जा रहा था, रैंडमली उसने पैर रखा, ख़त्म हो गई, ठीक। तो जब रैंडमली एलेलिक फ्रिक्वेंसीज में चेंज आया तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आना इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांस। वो भी किसकी वजह से, रैंडम चांस की वजह से। जब एक एग्जिस्टिंग जीन की फ्रिक्वेंसी में वो जीन जब था, तो मान लीजिए उसकी फ्रिक्वेंसी 0.89 थी, अब क्या हुआ 0.32 हो गई, वो भी अचानक से, ठीक। तो जब एग्जिस्टिंग जीन की फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है, वो भी रैंडमली बाई चांस, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। Genetic drift may cause gene variants to disappear completely and thereby reduce genetic variation। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट के हमारे पास 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, 3 रिजल्ट्स होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा, पहला ये हो सकता है कि एक जो जीन है, एक अलील है, वो बिल्कुल या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक। कंप्लीटली लॉस लिख सकते हैं हम कि कंप्लीटली लॉस ख़त्म हो जाए एक जीन है, या एक हो सकता है कि एक कोई जीन है, वो हार्मफुल जीन है, वो फिक्स हो जाए, हार्मफुल जीन है फिक्स हो जाए, मतलब सही हो जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से अचानक से रैंडम फ्रीक्वेंसी होने की वजह, रैंडम एलील चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, या तो कम्प्लीटली उस एलील का लॉस हो सकता है, वो पूरा ख़त्म हो सकता है पॉपुलेशन से, या हो सकता है कि कोई हार्मफुल जीन है वो क्या हो, वो फिक्स हो जाए, ठीक हो जाए। या तीसरा कॉन्सिक्वेंस इसका ये हो सकता है कि कोई लीथल जीन है, ठीक, हार्मफुल जीन है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ठीक। एलेलिक फ्रीक्वेंसी के 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखिए, genetic drift may cause gene variants to disappear completely and thereby reduce genetic वेरिएशन, ठीक। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, जीन वेरिएंट्स को डिसअपियर कम्प्लीटली, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, एंड देयर बाय जेनेटिक वेरिएशन, और वेरिएशन ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए पहले कैपिटल ए और स्मॉल थे, तो स्मॉल इसमें वाली पूरी ख़त्म हो गई, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरिएशन वो ख़त्म हुई है ना, डाइवर्सिटी रिड्यूस हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इट कुड ऑल्सो कॉज इनिशियली रेयर अलील्स टू बिकम मच मोर फ्रिक्वेंट एंड इवन फिक्स। क्या कर सकते हैं, कोई रेयर अलील है, कोई बहुत कम मात्रा में अलील पाया जा रहा था, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये भी हो सकता है कि वो फ्रिक्वेंट हो सकता है, उसका नंबर बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, कोई हार्मफुल जीन फिक्स भी हो सकता है। तो 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन। ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एक पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप अफेक्ट होता है, ठीक। मतलब उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज में, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएंगी, बट अनलाइक नेचुरल सिलेक्शन थ्रू ऑन एंटायरली रैंडम प्रोसेस। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की तरह नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक पॉपुलेशन का जीन वो जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से रैंडमली होता है चेंज। नेचुरल सिलेक्शन एक स्लो प्रोसेस है, जनरेशन वाइज जनरेशन नेचर अच्छे ट्रेड्स को सेलेक्ट करती है, खराब ट्रेड्स को ख़त्म करती है। अब देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट में हाथी के जब पैर उस पर बीटल्स पे पड़ा, तो वो ये देखने तो नहीं गया ना, नेचर नहीं ना सेलेक्ट कर रहा था कि हाँ मुझे ग्रीन वाली को ख़त्म करना है, इसके पास खराब ट्रेड है, नहीं, वो रैंडम हो गया था। तो ये बात है कि ये अलग चीज़ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम, एलीलिक चेंज इससे भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन से भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमली होता है।
So, although genetic drift is a mechanism of evolution, it doesn't work to produce adaptation. ये कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, ठीक, एक फोर्स है इवोल्यूशन का, लेकिन ये एडेप्टेशंस नहीं प्रोड्यूस करता है जैसा कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूस करता है। नेचुरल सिलेक्शन एक ऑर्गेनिज्म को किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट रहने के क्या कहते हैं, कैपेबल बनाता है, ठीक, उसके अंदर वो एबिलिटी लाता है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये सारी चीज़ें नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसको हम सीवल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, उन्होंने ये दिया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम सीवल राइट इफेक्ट भी है, ठीक, इसको पहले पॉइंट पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑब्जर्व मेनली इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये बात आ गई। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट एलीलिक फ्रीक्वेंसी अचानक से हर पॉपुलेशन में होती है, ठीक ही हमें ऑब्जर्व स्मॉल पॉपुलेशन में ही होती है। जैसे ये वाली बीटल्स, मान लीजिए हमने 5 बीटल्स का एग्जांपल लिया था, तो हमें आसानी से दी गई, वहाँ पे 5000 बीटल्स होती तो 5 मर गई तो हमें पता चलता नहीं, पता चलता ना, ठीक। ऐसे मान लीजिए क्या है कि एक प्लेट है, इस प्लेट में 30 बिस्किट्स रखे हैं, ठीक, 30 क्या 50 मान लीजिए बिस्किट्स रखे हैं। अब 50 बिस्किट मान लीजिए कि कोई 5 बिस्किट को उठा भी लिया तो पता नहीं चलेगा ना। तो सेम वही चीज़ होती है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती तो हर पॉपुलेशन में है, लेकिन ऑब्जर्व हमें स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, और ये भी हम कह सकते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फ्लक्चुएशंस लाइक ओवर विंटरिंग मतलब होता है जो क्लाइमेटिक चेंज होता है उसको कह सकते हैं। एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलामिटीज रिजल्ट इन द सर्वाइवल ऑफ फ्यू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बड़ा कारण है क्या कहते हैं हम, ये नेचुरल कैलामिटीज़, जो बाढ़ आती हैं, भूकंप आता है, और वोल्केनिक इरप्शंस मान लीजिए हो गए, सुनामी हो गया, वोल्केनिक हो गया। वोल्केनिक जो है पता ही, जब बाढ़ वगैरह आता है, भूकंप हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो अचानक से ही ख़त्म हो जाता है कि नहीं, पूरी कहीं का एक पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाता है, स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक। मतलब लोग वहाँ पे मर जाते हैं उसकी वजह से। तो अचानक से ही होता है ये, ठीक। और उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशंस, ये फ्लक्चुएशंस है अलग अलग तरीके की, उसकी वजह से एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इज सर्वाइवल ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इतना था और 1000 लोग का पॉपुलेशन था, इसमें से बाढ़ आने की वजह से 900 लोग मान लीजिए बह गए और 100 लोग ही बचे। तो क्या होता है, रिजल्ट इन फ्यू सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के सर्वाइवल में ही ये रिजल्ट होता है, मतलब कुछ लोग ही बच पाते हैं। सर्वाइव इंडिविजुअल्स बिकम द ओनली एंसेस्टर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और जो लोग सर्वाइव कर पाते हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एंसेस्टर बनते हैं। सेम बात होगी भाई, अ, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन थी, नेचुरल क्लाइमेटी आने की वजह से इतनी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, इतने लोग ही बचे, तो ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए तो यही एंसेस्टर होंगे, ठीक। अब जो ख़त्म हो गए वो तो नहीं होंगे, वो पॉइंट लिखा है। इट इज़ नेग्लिजिबल इन लार्ज पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट लार्ज पॉपुलेशन में नेग्लिजिबल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी जीरो इफ पॉपुलेशन साइज इज इनफिनाइट। जब पॉपुलेशन साइज इनफिनाइट होगा, अनंत होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीरो होता है, और ऐसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन। जानते हैं कि हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट होता ही नहीं है, ठीक। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये हम समझ गए। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ना दो तरीक़ों से होता है, एक फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बॉटलनेक इफेक्ट होता है। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए एक पॉपुलेशन थी, ठीक, यहाँ पे एक पॉपुलेशन थी, और यहाँ पे ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन हो गया, ठीक। यहाँ पे इतने जीन एलीलिक फ्रीक्वेंसी वाले लोग थे, ठीक। अब क्या हुआ, कुछ लोग माइग्रेट कर गए, ठीक। अब ये सब माइग्रेट कर गए, ठीक। तो एक पॉपुलेशन में सिर्फ ब्लैक जीन्स वाले पहुँचे, एक पॉपुलेशन में ब्लू जीन्स वाले पहुँचे, और एक वाले में ग्रीन वाले पहुँचे, ठीक। ये लोग आइसोलेट कर गए, यहाँ से चले गए, दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। एक पॉपुलेशन है, वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट कर गए दूसरी जगह। तो क्या हुआ, और एक पॉपुलेशन में ये ब्लैक और ब्लू वाले साथ आ गए, ठीक। तो क्या हुआ, अब ये है ना, ये वाले अब रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक। और एक अपना एक पॉपुलेशन बना लेंगे, तो जो नई जनरेशन बनेगी इनके लिए ये फाउंडर होंगे, ठीक। हम पढ़ते ना हिस्ट्री में, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होती है, ठीक, उस पॉपुलेशन से कुछ लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो उनकी नई जनरेशन बनती है उसके लिए वो फाउंडर होते हैं, ठीक। इसको डायग्रामेटिक ऐसे समझते हैं हम कि ये एक पॉपुलेशन है, ठीक। देखिए इस पॉपुलेशन में ब्लू और रेड जीन्स वाले लोग हैं, फिर ये लोग क्या कर गए, ये लोग माइग्रेट कर गए, ठीक।
अलग अलग जगहों पे माइग्रेट कर गए तो एक जगह ये रेड वाले पहुँचे, एक जगह ये बस ब्लू वाले पहुँचे और एक जगह ये दोनों लोग वाले पहुँचे, ठीक। इसी पॉपुलेशन में से कुछ कुछ लोग माइग्रेट कर गए हैं, ठीक, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से ही। तो क्या होगा, अब ये रेड वाले क्या करेंगे, रेड वाले अब आगे जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें ऑफस्प्रिंग्स में से रेड वाले जीन्स ही जाएंगे, ब्लू वाले जब आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जनरेशन में से ब्लू वाले जाएंगे, लेकिन ये वाले जब करेंगे ना तो ये उनके इनके जनरेशन में रेड और ब्लू दोनों वाले जाएंगे, तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगा, ठीक। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। तो फाउंडर इफेक्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट जो लिखा है, अ फाउंडर इफेक्ट occurs when a new colony is started by a few members of original population। फाउंडर इफेक्ट कब होता है, जब एक नई कॉलोनी एक नई पॉपुलेशन बन जाती है, किससे, जब ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ मेंबर लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वो लोग अपना एक पॉपुलेशन बना लेते हैं। दिस स्मॉल पॉपुलेशन, और ये जो नई पॉपुलेशन बनी है ना, ये ठीक, अब ये लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना पॉपुलेशन बनेंगे, ठीक। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दैट हैव कॉलोनी में है, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, बिल्कुल होगी जेनेटिक, यहाँ पे दो तरह के जीन्स थे, ठीक, रेड और ब्लू, यहाँ पे रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन हुआ, यहाँ पे सिर्फ रेड वाले गए, यहाँ पे सिर्फ ब्लू वाले, इनके बच्चों में भी वही जाएगा, सिर्फ रेड जाएगा सिर्फ ब्लू जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अ नॉन रैंडम सैंपल ऑफ द जीन्स इन द ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल पॉपुलेशन में एक नॉन रैंडम सैंपल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रेड वाला है, यहाँ पे एक ब्लू वाला ही है, ठीक। थर्ड क्या पॉइंट है कि लार्जर द फाउंडर पॉपुलेशन मोर चांसेस ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यूली फॉर्म्ड पॉपुलेशन, क्या होगी, जो जितना ये फाउंडर पॉपुलेशन बनेगा ना, जितना बड़ा बनेगा उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से रिजेंबल करे। चौथा है कि फाउंडर पॉपुलेशन में नॉट कैरी ऑल द एलील्स प्रेजेंट इन द पेरेंट पॉपुलेशन, और फाउंडर पॉपुलेशन में ये क्या होगा कि उतने एलील्स नहीं आ पाएंगे जितने कि पेरेंट पॉपुलेशन में है। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन में ब्लू और रेड जीन्स है, लेकिन जो नई नई बनी है ये, इसमें सिर्फ रेड है, इसमें सिर्फ ब्लू है, इसमें दोनों है, ठीक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो नई कॉलोनी बनेगी फाउंडर इफेक्ट की वजह से, वो इसलिए होगी। तो देखिएगा इसको ध्यान से, आपने सुना है ना कि फाउंडर इफेक्ट कब होता है, जब एक ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं और अपनी एक नई कॉलोनी नई पॉपुलेशन बनाते हैं, उस जो नई कॉलोनी बनी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे। अब एक दूसरा होता है इफेक्ट बॉटलनेक इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट। तो बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, इसको एक बॉटल से समझाया जाता है कि देखिए एक बॉटल है, तो ये जो बॉटल का जो ये डाइवर्स हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन में सब लोग सर्वाइव कर पाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा अभी जो कोरोना हुआ है, ठीक। तो क्या है इसका कि फेवरेबल, जब कोरोना नहीं आया था तो उससे पहले तो सब लोग ही सर्वाइव कर रहे थे। अब सब लोग सर्वाइव करने का मतलब कि ऐसे तो रोज ही लोग मरते हैं और पैदा होते हैं, लेकिन हम एक जब एक स्पेशल रेफरेंस लेकर बात कर रहे हैं तो उसकी बात हम कह रहे हैं कि सब लोग सर्वाइव कर रहे थे, ठीक। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो क्या हुआ, जो लोग इम्यूनिटी जिनकी वीक थी, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स था, कोई भी डिसीज़ था, उनको हार्ट प्रॉब्लम था या कोई और भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो वो सब क्या हुए लोग, वो सब जब उनको कोरोना हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसको हम फेवरेबल कंडीशन से शो करते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये जो जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, जिनके पास अच्छे जीन्स नहीं होते हैं सर्वाइव करने के लिए, मतलब एडवांटेजियस जीन्स नहीं होते हैं, ट्रेट नहीं होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और से वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक, इस पॉपुलेशन से ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, देखिए ये सर्वाइव है, अनफेवरेबल में भी जो सर्वाइव कर गए वो जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक। तो ये होता है फाउंड बॉटलनेक इफेक्ट। और बॉटलनेक इफेक्ट क्यों होता है, इसका कारण है कैटास्ट्रॉफी, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट में दो चीज़ें हैं, ठीक, दो डिफरेंसेस मेजर हैं कि फाउंडर इफेक्ट होता है जब एक पेरेंट पॉपुलेशन से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक, और बॉटलनेक इफेक्ट तब होता है जब नेचुरल कैलेमिटी आती है। ओके, देखिए बॉटलनेक इफेक्ट हैपेंस व्हेन सम कैटास्ट्रॉफी लाइक एन, ये अर्थ वॉर्म नहीं है, ये अर्थक्वेक है, ठीक। क्या ही लिखा गया, एक अर्थक्वेक है, वो सही कर लीजिएगा आप, ठीक।
When some or catastrophe like an earthquake or tsunami kills off most of the population at random and leaves only a handful of survivors। क्या होता है बॉटल इफेक्ट तब होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आता है, तो उसकी वजह से एक बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ मतलब जो इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन के, वो लोग क्या हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं, वो भी रैंडमली, ठीक। और क्या होता है, एक बहुत ही कम नंबर बचता है सर्वाइवर्स पीपल का, ठीक। द कैटेस्ट्रॉफी हैज़ टू बी समथिंग दैट स्ट्राइक्स एट रैंडम। ये जो कैलेमिटी है, कैटेस्ट्रॉफी है, ये क्या होती है, रैंडम होती है। हाउएवर किल्स इंडिविजुअल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जीन्स दे कैरी। और ये कैटेस्ट्रॉफी जो रैंडम कैटेस्ट्रॉफी है, ये क्या करती है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जीन कैरी, ये नहीं देखनी चाहती कि अच्छा इसके पास बेकार जीन है, ये इसके पास अच्छा ट्रेट नहीं है, तो मुझे इसको ख़त्म करना है। वो एक रैंडमली सबको बहा ले जाती है, ठीक। फ्लड आता है तो बहा ले जाता है, अर्थक्वेक आता है तो मतलब गिर जाता है घर वगैरह, तो ये सेलेक्ट नहीं करती है ना। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि जब प्लेग होता है तो वो क्या करता है, ओनली इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे लिखा है, अ प्लेग दैट किल्स individuals lacking a particular gene would be an example of natural selection। एक प्लेग आया, ठीक, उसमें कुछ लोग मारे गए, लेकिन उस लोग में कौन लोग मारे गए, वो एक पर्टिकुलर जीन वाले लोग मारे गए, पर्टिकुलर ट्रेट वाले लोग मारे गए। वो प्लेग भी अचानक आया था, लेकिन वो बॉटलनेक इफेक्ट नहीं होगा, वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, ये जो प्लेग आया है उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर जीन वाले लोगों को उसने सेलेक्ट किया है, एक पर्टिकुलर ट्रेट वाले को लोगों को सेलेक्ट किया है, जबकि बॉटलनेक इफेक्ट में रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं, रैंडमली खत्म कर दिया जाता है लोगों को, ठीक। तो आई होप नेचुरल सिलेक्शन और बॉटलनेक इफेक्ट वाला ये चीज़ समझ में आया हो, ठीक। तो ये चीज़ वही लिखी है, genes should be an example of natural selection and not a bottleneck effect because it kills individuals with a particular genetic makeup। जब प्लेग आया है तो उसने क्या किया है, एक पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप वाले लोगों को किल किया है, rather than striking it रैंडम। इसने क्या किया है, रैंडमली किल नहीं किया है। तो ये हमारे हो गए बॉटलनेक इफेक्ट और क्या, फाउंडर इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है। फाउंडर और बॉटलनेक में मेन क्या है कि फाउंडर में एक पॉपुलेशन होती है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन बॉटलनेक में कैलामिटी आती है, और उसको हम बॉटलनेक से ऐसे शो करते हैं कि जो लार्जर पार्ट होता है उसमें वो फेवरेबल कंडीशंस का होता है, उसमें सब लोग सर्वाइव कर जाते हैं, और जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वो अनफेवरेबल का होता है। तो जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो फिर से अपना रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन, हमने देख लिया, और इस तरीके से हमारा सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।